जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स में अगली जो कड़ी लेके आए हैं, ये एक सीरीज़ होने वाली है जिसमें डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे। ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्ज़ाम के अंदर, खासकर डिफेंस एस्पिरेंट, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी AA SSR या फिर साथ ही साथ NDA या CDS की हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ये क्वेश्चंस उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग तय किए गए हैं, निकाले गए हैं जिस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो बच्चों इस सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए और इस सीरीज़ में जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोशिश ये करिएगा कि जितने क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन में सभी क्वेश्चंस के आंसर लगभग हम हमारे हिसाब से सही करें और यहाँ पे हम उसको चेक करें। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सीरीज़ आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपके लिए 25 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिएगा। मैं इस बात का दावा करता हूँ, यदि आपने जो सीरीज़ करी है अटेंड, डेली बेसिस पे जो 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों के लिए, कम से कम काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ के पार्ट होने वाले हैं, 15 से 20 पार्ट होने वाले हैं सीरीज़ के। यदि एक क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, इन सीरीज़ को आप अटेंड करते हैं, तो श्योरली आप आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स कवर कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट आज का, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमारे लिए एग्जाम्स में वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है बच्चों कि किसी भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन आते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, खासकर मैं फिजिक्स की बात करूंगा, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का जो पोर्शन होता है वो लगभग 90-10 का रेशियो होता है। 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, जो लॉजिक पर बेस्ड होते हैं। यदि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्लियरली उसका आंसर दे सकते हैं, यदि कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको परेशानियां होती हैं। और 10% क्वेश्चन लगभग आपके न्यूमेरिकल फॉर्म पे आते हैं। तो आप लोगों को बच्चों कॉन्सेप्ट के पीछे ध्यान देना है, ना कि न्यूमेरिकल्स के पीछे ज़्यादा फोकस करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, बड़ी आसानी से बनते हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि यदि कोई वस्तु साम्य अवस्था में हो। साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं बच्चों हम लोग? यदि किसी बॉडी के ऊपर इक्वली दोनों तरफ से इक्वली फोर्स लग रहा हो, यानी कि उस बॉडी पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमको ये बताना है। उस कंडीशन में क्या होगा? तो बच्चों देखिएगा, यदि किसी भी बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो जीरो होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, उस पर बल तो काम कर रहे हैं। जैसे कोई फ्री बॉडी है, जैसे ये क्या है, कोई बच्चों फ्री बॉडी है, इसका जो पहला फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है? इसका वेट फोर्स है। वेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। और इसको बैलेंस कौन करके रख रहा है? इसका रिएक्शन फोर्स। अब इन केस यदि किसी भी केस में रिएक्शन फोर्स इसके वेट फोर्स के इक्वल हो गया तो नेट फोर्स तो क्या हुआ इस बॉडी के ऊपर? जीरो। हाँ, फोर्स काम कर रहा है लेकिन नेट फोर्स क्या है बच्चों? जीरो है। तो हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि उस पर कोई भी बल काम नहीं कर रहा है। दूसरा, वस्तु पर लगने वाला बल संपर्क बल है। संपर्क बल नहीं है तो ये बात नहीं है। यदि संपर्क बल नहीं होता, यदि जो फोर्स है वो संपर्क बल नहीं होता, जो बल है वो बैलेंस्ड फोर्स नहीं होता, तो ये बॉडी के ऊपर किसी न किसी तरफ फोर्स बढ़ जाना चाहिए था। यहाँ पे बॉडी के ऊपर हमें बोला गया कि साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम में, इन द सेंस जो R है वो इक्वल है किसके? W के, यानी कि जो रिएक्शन फोर्स है वो वेट के इक्वल है, अर्थात इसके ऊपर लगने वाला बल संपर्क बल नहीं है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। इसके ऊपर लगने वाला बल संतुलित बल है, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जितना रिएक्शन फोर्स है उतना ही वेट फोर्स है, तभी जाके उसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या हुआ है बच्चों? जीरो हुआ है। तभी जाके हम क्या बोल पा रहे हैं कि इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। किसी भी वस्तु के ऊपर जब नेट फोर्स जीरो होता है तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। क्लियर बच्चों? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि भाई इफ द फोर्स ग्रेविटी सडनली डिसअपीयर्स, यानी कि यदि गुरुत्वीय बल अचानक से शून्य हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा? अब भाई गुरुत्वीय बल का प्रभाव क्या है? गुरुत्वीय बल से कौन कौन सी चीजें रिलेट करती है? तो हम सब जानते हैं हमारी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम से जीरो हो जाए तो क्या होगा? हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि सभी वस्तुओं का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, यानी कि सभी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो जीरो हो जाएगा। पहली बात तो बच्चों हमको मास और वेट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। मास क्या होता है? द्रव्यमान किसे कहते हैं हम लोग? किसी वस्तु के अंदर निहित पदार्थ की मात्रा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ग्रेविटी का पदार्थ की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि भार क्या होता है? किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का पृथ्वी पर भार कहलाता है। किसी भी वस्तु पर जो पृथ्वी का आकर्षण बल
बल लगाता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो बल लगाता है उस बल को ही हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होने पर क्या जीरो होगा, किस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सभी वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा क्या, मास जीरो हो जाएगा क्या, नहीं, मास में कोई चेंज नहीं आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होने पर या ग्रेविटी चेंज होने पर। भार शून्य हो जाएगा, तो हाँ ये बात सत्य है कि उस वस्तु का, ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। जैसे ही जी जीरो होगा डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भार व द्रव्यमान दोनों शून्य नहीं होंगे भाई, भार और द्रव्यमान दोनों शून्य नहीं होंगे क्योंकि मास तो उसके पास रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या। अगला ऑप्शन है हमें, भार और द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, नहीं, चेंजेस आएगा। चेंज किसमें आएगा बच्चों, वेट में आएगा, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 1 सेकेंड के अंदर आंसर दिया जा सकता है यदि आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो। चलिए आगे बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा अदिश राशि है, निम्न में से अदिश राशि कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, अदिश सदिश का डिफरेंस करने के लिए हमें अदिश सदिश के बारे में पता होना चाहिए, स्केलर वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियां हम किसे कहते हैं बच्चों, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और वे क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए लेकिन डायरेक्शन नहीं चाहिए, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो देखिएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जब भी हम शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट जब भी हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को जब भी हम बताते हैं, विस्थापन को जब भी हम बताते हैं, तो हम सब जानते हैं कि विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो स्केलर हो नहीं सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = F/Q0। क्या होता है, F/Q, यानी कि किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। किसी वेक्टर क्वांटिटी में जब स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो कैसा आता है, वेक्टर ही आता है। अर्थात ये भी स्केलर नहीं है, ये कैसी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। आगे हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। तो त्वरण भी एक कैसी राशि है, सदिश राशि, चूंकि वेक्टर एक कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन को भी नहीं कह सकते कि ये स्केलर होगा, ये भी कैसा होगा बच्चों, वेक्टर होगा। तो बच कौन गया, वर्क। अब वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क बोलते हैं। अब देखा जाए तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या आता है बच्चों, वेक्टर आता, स्केलर आता है। क्या आता है बच्चों, स्केलर आता है। दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या आता है बच्चों, स्केलर होता है। तो यहाँ से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, वर्क होगा, कार्य होगा। कार्य कैसी राशि है हमारे लिए, अदिश राशि है। आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि इन द इलास्टिक कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वस्तुओं के प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है। पहली बात तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसी भी कोलिजन में जब कोलिजन होता है तो हमेशा मोमेंटम जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पे ये लोग काम करते हैं। जब भी कोलिजन होता है तो कोलिजन कैसे होता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम पर होता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल संवेग संरक्षित होगा। अब इलास्टिक कोलिजन किसे बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन उसे बोलते हैं बच्चों जिसमें मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी भी क्या हो, एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या हो बच्चों, संरक्षित हो, कंजर्वेटिव हो। तो ध्यान दीजिएगा, केवल संवेग संरक्षित नहीं होता है, केवल ऊर्जा संरक्षित नहीं होते हैं, ये दोनों संरक्षित होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा मैच करेगा, थर्ड वन। हमें ध्यान देना बच्चों, सभी ऑप्शन को चेक करना है। यदि जल्दबाजी में हम होते हैं, जल्दबाजी में हम बोलते हैं संवेग संरक्षित होता है, पहला ऑप्शन राइट है। दूसरा ऑप्शन भी सही है, लेकिन एनर्जी भी क्या होती है, संरक्षित होती है, ऊर्जा भी संरक्षित होती है। तो देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा बच्चों, सी वाला, यानी कि दोनों क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। एनर्जी भी संरक्षित होती है और मोमेंटम भी संरक्षित होता है। लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी दोनों जो होते हैं कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला 5th वन क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं तो उनके रैखिक संवेगों का अनुपात क्या होगा। बच्चों ध्यान देना, ध्यान समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। आपको दिया गया है कि गतिज ऊर्जा सबकी समान है, दोनों की गतिज ऊर्जा क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। आपको बताना है लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन बनाना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 mv² होता है, सब बच्चों को पता होगा भली भांति क्या होता है 1/2 mv²। और मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P = m × v, यानी कि मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं मोमेंटम। अब ठीक से देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे हम v को क्या लिख सकते हैं, P/m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P/m लिख सकते हैं, किसको, वेलोसिटी को। और इस वेलोसिटी के वैल्यू को उठा के पुट कर सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। देखिएगा हम पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी = 1/2 m की जगह हमने m रखा और v की जगह हमने क्या लिख दिया, P/m, और इसका क्या कर दिया बच्चों, होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर करते हैं तो P² m², m² की एक पावर m को कैंसिल करती है, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, KE = क्या बोल सकते हैं बच्चों, 1/2 P/m, क्या बोल सकते हैं बच्चों, P² अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि KE = क्या होता है, P²/2m। क्या होता है बच्चों, P²/2m। या यहीं से हम P को निकाले बच्चों तो P² = क्या हो जाएगा, 2mk। हम E स्मॉल लिख लेते हैं, 2mk। यदि यहाँ से P को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो P = क्या हो जाएगा, √2mk। क्या हो जाएगा बच्चों, √2mk। तो ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। ये दो रिलेशन होते हैं जो निकल के आते हैं किन किन के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, यानी कि गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे क्या बोला गया कि उस 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो देखिएगा बच्चों, पहले ऑब्जेक्ट के लिए हम मोमेंटम निकालते हैं P1, तो P1 = क्या होगा, √2m का वैल्यू कितना बच्चों, 1, और k तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है। यहाँ देखिएगा पहला वाला मोमेंटम निकाल रहे हैं हम P1, तो P1 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, √2 × 1 × k तो कांस्टेंट है इसके लिए भी, और दूसरे वाले के लिए यदि हम मोमेंटम निकालते हैं P2, तो P2 भी क्या होता है बच्चों, √2m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू कितना है, 4। सेकंड वाले के लिए m का वैल्यू कितना है, 4। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा 2 कैंसिल हो जाता है, k कैंसिल हो जाता है। जब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, क्या करते हैं बच्चों, कंपेयर करते हैं, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो जो रेशियो बनता है P1/P2 का वो क्या बनता है बच्चों, √1/4। और 4 किसका स्क्वायर होता है, P1/P2। जब हम निकालते हैं तो क्या निकलता है हमारे पास रेशियो 1/2, यानी कि जो रेशियो निकल के आया है P1:P2 का वो क्या निकल के आया है बच्चों, 1:2 का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है, C वाला, यानी कि दोनों का जो मोमेंटम का रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2 होगा। तो हमें क्या होना चाहिए बच्चों, पहले से याद होना चाहिए कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इस क्लास में मैं सब कुछ बारीकी से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। हम लोग जब एडवांस लेवल पर जाएंगे तो एडवांस लेवल पर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब बच्चों हमें पता होने लगेगा कि मोमेंटम और इसके बीच में रिलेशन क्या है तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स एंड इक्वेटर कैन बी रिलेटेड एज, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर किस तरह से संबंधित होता है। तो बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में यदि आप लोगों को पता हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा अर्थ है यदि, तो ये पोल्स हैं हमारे, क्या है बच्चों, ये हमारे पोल्स हैं, ध्रुव हैं, और ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। ये हमारा क्या है बच्चों, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा जिसे हम बोलते हैं। तो सब लोगों को पता होगा कि इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिनिमम बताया गया है और पोल्स पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसा बताया गया है, मैक्सिमम बताया गया है, जिसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, पोल्स पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, मिनिमम है। यदि हम ऑप्शंस को मैच करते हैं बच्चों, तो ऑप्शंस को मैच करने के लिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे ऑप्शंस को मैच करते हैं तो क्या Gp इज लेस देन टू G, यानी कि इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा है क्या पोल्स से, नहीं, ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन, क्या सब इक्वल है, नहीं, दोनों जगह पे इक्वल नहीं है। तीसरा ऑप्शन,
लेस देन होता है क्या? नहीं होता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा मैच करता है कि पोल्स पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, किसके कंपैरेटिवली? इक्वेटर के कंपैरेटिवली। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमें न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों? हमें एस्केप वेलोसिटी से क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पृथ्वी तल पर किसी पिंड का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु का पलायन वेग जो है पृथ्वी के तल पर कितना है? 11.2 किलोमीटर। उसी वस्तु का पलायन वेग या किसी दूसरे ग्रह पर उस वस्तु का पलायन वेग क्या होगा यदि उस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर हो और त्रिज्या पृथ्वी की कितनी हो? 1/4 हो। हमसे क्या बोला गया बच्चों कि उस प्लेनेट के लिए आप एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू बताइए जिस प्लेनेट का जो रेडियस है, रेडियस पृथ्वी के अर्थ के रेडियस के कंपैरेटिवली 1/4 है और मास उस प्लेनेट का सेम है अर्थ के मास के बराबर। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे बच्चों के एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? √2gr। अब ध्यान से देखिएगा, हमें किस किस के बारे में बताया गया है? मास और रेडियस के बारे में। हमारे पास यहाँ पे रेडियस है लेकिन मास नहीं है, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या सोल्यूशन बच्चों? आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, G × M/r²। इस g की वैल्यू को हम इस स्मॉल g की जगह पुट करते हैं तो देखिएगा क्या निकल के आता है? √2। ये तो कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल है। g का वैल्यू क्या लिखा हमने? g का वैल्यू हमने लिखा G × M/r² और इनटू क्या था बच्चों? r था। r से हमने इसके स्क्वायर को कैंसिल कर दिया तो जो एस्केप वेलोसिटी बनता है वो क्या बनता है फॉर्मूले के फॉर्म में? 2gm/r। क्या बनता है बच्चों? एक नया फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का √2gm/r। अब ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा इसको। हमें पहले तो ये जो एस्केप वेलोसिटी बताया हमने किसके लिए बताया? अर्थ के लिए बताया। किसके लिए बताया बच्चों? अर्थ के लिए। अर्थ के लिए कितना होता है? √2gm/r। क्या होता है बच्चों? 2gm/r। चाहे तो हम इसको E कंसिडर कर सकते हैं, मास ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि हम बात करते हैं उस प्लेनेट के लिए, यदि हम बात करते हैं तो उस प्लेनेट के लिए VP निकालेंगे हम। VP क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान देना, √2 जो कि कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। मास कितना बताया गया उस प्लेनेट का? अर्थ के मास के इक्वल। और रेडियस कितनी बताई गई बच्चों? 1/4 टाइम बताई गई किसके कंपैरेटिवली? अर्थ के रेडियस के कंपैरेटिवली। हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं। हम दोनों को क्या कर देते हैं बच्चों? कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर कर देते हैं तो G से G कैंसिल हो जाता है, M से M कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और R से R कैंसिल हो जाता है। जो वैल्यू बचता है हमारे पास वो क्या बचता है? VE/VP इज इक्वल्स क्या बचता है बच्चों हमारे पास? √, देखिएगा 1/4। देखिए ये 4 पलट के यहाँ जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 4/1 होगा। इसको मैं 1/4 डायरेक्टली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरह से सोल्व कर रहा हूँ। तो आगे देखिएगा VE/VP की जब हम बात करते हैं तो क्या निकल के आता है बच्चों? √1/4। √1/4 क्या होता है बच्चों? 1/2 बोला जा सकता है इसको। तो हम क्या निकालेंगे? उस प्लेनेट के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है, प्लेनेट के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स होती है किसके? अर्थ के। अर्थ के एस्केप वेलोसिटी की कितना होती है? 2 टाइम्स। अब अर्थ के लिए हमें एस्केप वेलोसिटी कितना बताया गया? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है बच्चों? 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे? हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है C वाला, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो रिलेशन क्या है बच्चों? यहाँ पर हमने एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, उस प्लेनेट का कंपेयर किया अर्थ के एस्केप वेलोसिटी के साथ और हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बताया गया हमें कि भाई एक द्रव ठोस पदार्थ की सतह को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण हो। तो पहली बात तो ये बच्चों कि कोई भी वस्तु, कोई भी लिक्विड जो होता है वो किसी सॉलिड को गीला कब करता है भाई? किसी सॉलिड को भिगोता कब है? जब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उसके एंगल ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? एंगल ऑफ कांटेक्ट पर। तो ध्यान दीजिएगा, इस सिंपल सी थ्योरी है, यदि एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होता है तो ऑब्जेक्ट गीला कर देता है।
यदि इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है तो भी ऑब्जेक्ट गीला कर देता है, लेकिन ग्रेटर देन 90 डिग्री होने पर कभी भी ऑब्जेक्ट जो होता है सॉलिड को गीला नहीं कर पाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बात करेगा बच्चों, मोर देन 90 डिग्री। कौन सा बच्चों, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक होने पर कभी भी गीला नहीं करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमें क्वेश्चन बताया गया है, इफ द डेंसिटी ऑफ ए ब्लॉक इज 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब देन इट शेल, यानी कि किसी पिंड का यदि घनत्व 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो वह क्या करेगा। पानी में डूब जाएगा, आंशिक रूप से डूब कर तैरेगा, पूर्ण रूप से डूब कर तैरेगा या पूर्ण रूप से पानी के बाहर रहेगा। तो ध्यान देना बच्चों, एक सिंपल सी थ्योरी दी गई है। वो थ्योरी क्या है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी के साथ कंपेयर करें तो कितने केस बन सकते हैं, 3 केस। यदि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा है वाटर के डेंसिटी से, यदि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम है वाटर के डेंसिटी से, और थर्ड वन जो लास्ट केस बचता है वो क्या बचता है बच्चों, डेंसिटी का ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इक्वल हो जाए किसके, वाटर के डेंसिटी से। तो क्या स्थिति होगी, यदि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट क्या कर जाता है, पानी के अंदर डूब जाता है, डिप कर जाता है। यदि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होता है वाटर के डेंसिटी से तो ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। लेकिन यदि थर्ड वाले केस में ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी की इक्वल हो तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है पानी के नीचे डूबकर तैरता है, सतह के नीचे डूबकर तैरता है। जो इस सरफेस होता है लिक्विड का उसके नीचे क्या करता है बच्चों, डिप करके तैरता रहता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर। अब पहली बात तो यहाँ क्या दिया गया, कितना उसका डेंसिटी दिया गया, 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, जो वाटर का डेंसिटी होता है बच्चों, वाटर का डेंसिटी होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना होता है बच्चों, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमें जो ऑब्जेक्ट दिया गया उस ऑब्जेक्ट का कितना बताया गया, 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ध्यान से देखा जाए बच्चों तो ये लगभग इक्वल ही है। लगभग क्या है, ये इक्वल ही है। इक्वल कंडीशन में क्या करता है, ऑब्जेक्ट डूबते हुए तैरता है, लेकिन थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम होने की वजह से ऑब्जेक्ट जो होगा पानी के थोड़ा सा क्या होगा बच्चों, ऊपर होगा। तो हम क्या ऑप्शन मैच करेंगे, पानी में डूबेगा तो बिल्कुल भी नहीं, आंशिक रूप से पार्शियली क्या करेगा, पानी में डूबते हुए तैरेगा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पूरी तरह से पानी में नहीं डूब के तैरेगा, पूर्ण रूप से पानी के बाहर रहेगा, ये भी गलत है। ध्यान देना बच्चों, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में हमें कंफ्यूजन होता है कि पूर्ण रूप से डूब जाएगा क्या या आंशिक रूप से डूबेगा। तो ध्यान देना बच्चों, डेंसिटी जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ना कि एग्जैक्टली इक्वल है। थोड़ा कम है, कम होने की वजह से पानी के कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि पार्शियली वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पानी के अंदर डूबेगा और तैरता रहेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करता है बच्चों, बी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस देन इट्स वॉल्यूम, यानी कि यदि पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आयतन में क्या इफेक्ट होगा, उसके आयतन में क्या परिवर्तन होंगे। तो ध्यान देना बच्चों, वाटर के एबनॉर्मल बिहेवियर को हम लोग जानते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में यदि टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है वाटर का तो वाटर अपने डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है और वॉल्यूम को डिक्रीज़ करता है। इनफैक्ट हम ऐसा भी बोलते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है। डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी जो होता है नॉर्मल लिक्विड्स के जैसा बिहेव करने लगता है, इन द सेंस उसका डेंसिटी जो होता है डिक्रीज होने लगता है और वॉल्यूम क्या करने लगता है बच्चों, इंक्रीज करने लगता है। तो ध्यान देना, हमें जो बात बताई गई वो कहाँ से कहाँ तक बताई गई, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो हम इसका आंसर कैसे लगाएंगे भाई, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो फर्स्टली तो डिक्रीज हो रहा है देन इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करता है बच्चों, डी वाला, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ध्यान देना है, क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच हीट इज कैरिड बाय मूविंग पार्टिकल्स, यानी कि ऊष्मा संचरण की वह विधि बताइए जिसमें ऊष्मा का संचरण गतिशील कणों के द्वारा होता है। तो ध्यान देना बच्चों, हम लोग हीट ट्रांसमिशन की 3 विधियां पढ़ते हैं। कितनी प्रोसेस पढ़ते हैं हीट ट्रांसमिशन की? 3। पहली होती है कंडक्शन। पहली कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों? कंडक्शन होती है, चालन होती है। दूसरी कौन सी होती है? कन्वेंशन।
दूसरी कौन सी होती है बच्चों? कन्वेंशन होती है। दूसरी प्रोसेस जो होती है कौन सी होती है? कन्वेंशन होती है। और तीसरी प्रोसेस कौन सी होती है बच्चों? रेडिएशन होती है। कौन सी होती है? रेडिएशन होती है। अब कंडक्शन और कन्वेंशन के बीच में बेसिक डिफरेंस ही ये होता है कि कंडक्शन की प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि जो ऊष्मा का संचरण है वो गतिशील कणों के द्वारा नहीं होता है, जबकि कन्वेंशन की प्रोसेस में गतिशील कणों के द्वारा ही ऊष्मा ले जाई जाती है। जैसे पानी का उबलना, पानी को जब हम नीचे से हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं बच्चों? नीचे से गर्म होकर कहाँ जाने लगते हैं? ऊपर जाने लगते हैं, यानी कि मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा बच्चों? कन्वेंशन की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? कन्वेंशन की प्रोसेस, यानी कि संवहन की प्रक्रिया में गतिशील अणुओं के द्वारा पानी की ऊष्मा का क्या होता है? संचरण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आइए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, Which of the following the one which has highest specific heat, यानी कि इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? बच्चों विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट किसे बोलते हैं हम लोग? किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है उसे हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि स्पेसिफिक हीट। ध्यान देना बच्चों, स्पेसिफिक हीट जो सबसे ज़्यादा होती है वो किसकी होती है? हाइड्रोजन की। किसकी होती है बच्चों? हाइड्रोजन की स्पेसिफिक हीट जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वो किसका आता है? वाटर का आता है। किसका आता है बच्चों? वाटर का। तो हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो किस तरह से दिए गए हैं? एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, पानी, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, वाटर। तो किसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होता है बच्चों? इनमें से वाटर का। वाटर से ज़्यादा केवल एक पदार्थ का होता है, वो पदार्थ कौन होता है? हाइड्रोजन। कौन होता है बच्चों? हाइड्रोजन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? हमसे क्वेश्चन ये किया गया कि जो भाई ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? हमसे ये क्वेश्चन बोला गया बच्चों। तो ध्यान देना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया जाने वाला जो हीट होता है वो हीट इंटरनल एनर्जी और वर्क के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट जो हीट देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम हीट देते हैं वो उसकी इंटरनल एनर्जी में स्टोर होती, कुछ तो इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाती है और कुछ वर्क डन करने में समाप्त हो जाती है, यानी कार्य करने में समाप्त हो जाती है। तो ध्यान से देखा जाए तो बच्चों जितनी ऊष्मा हमने दी थी उतनी ही ऊष्मा का हमने क्या किया? या तो उससे वर्क कर लिया या फिर उसको इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लिया, आंतरिक ऊर्जा के रूप में हमने संरक्षित कर लिया। तो ध्यान से देखा जाए तो ये जो नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है, अर्थात ऊर्जा की यहाँ पे कोई भी हानि नहीं होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके ऊपर बेस्ड होता है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है, ऊर्जा संरक्षण पर बेस्ड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो 14 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया वो क्वेश्चन फिर से थर्मोडायनेमिक्स से दिया गया। और क्वेश्चन क्या दिया गया कि यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा 150 जूल एवं निकाय द्वारा किया गया कार्य 110 जूल हो तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या हो? अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया, उसमें एक फॉर्मूला दिया था डेल्टा क्यू इज इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जो डेल डब्ल्यू होता है वो क्या होता है बच्चों? वर्क डन होता है। डेल्टा यू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होता है। और डेल्टा क्यू क्या होता है? हीट होता है जो उस ऑब्जेक्ट को दिया गया है। तो हमें क्या बोला गया? दिया गया हीट कितना है? 150 जूल, यानी कि डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना है बच्चों? 150 जूल इज इक्वल्स, हमें बताया गया वर्क डन कितना हुआ है बच्चों? वर्क डन हुआ है 110 जूल। और हमसे पूछा गया इंटरनल एनर्जी। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, तो इसको कोई भी सोल्व कर सकता है बच्चों। तो डेल्टा यू का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है बच्चों? 150 माइनस 110, तो क्या वैल्यू आता है बच्चों? 40 जूल। क्या आता है वैल्यू? 40 जूल। तो कितना इंटरनल एनर्जी होगा? उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा बच्चों? 40 जूल का चेंज आएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे बेस्ड था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें, स्प्रिंग लोलक का पृथ्वी पर आवर्तकाल T है, यदि इसे चंद्रमा पर ले जाएं और दोलन कराया जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? बस सर सबसे पहले तो हमें ध्यान देना होगा कि टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल होता क्या है। तो आवर्तकाल क्या होता है बच्चों? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक चक्कर, एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड।
अब सबसे पहले हमें टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग पेंडुलम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला यदि टाइम पीरियड का हम निकालते हैं तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ m/k। ये कौन से पेंडुलम का है बच्चों, स्प्रिंग पेंडुलम का है। कौन से पेंडुलम का है, स्प्रिंग पेंडुलम का। कई बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाते हैं कि भाई यदि इस, अब देखिएगा नॉर्मल जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका जो टाइम पीरियड उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L/g। जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, और चूंकि मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के रेस्पेक्टिवली 1/6 होता है, 1/6 पार्ट होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यदि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून पे डिक्रीज करेगा तो जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज कर जाएगा, और हम आंसर लगा देते हैं कि t से अधिक होगा। लेकिन ध्यान देना बच्चों, जो स्प्रिंग यूज़ किया, जो पेंडुलम बताया गया है हमें, वो कौन सा बताया गया है, स्प्रिंग पेंडुलम। और स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो मास पे डिपेंड करता है और स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं है तो क्या होगा, टाइम पीरियड जितना अर्थ पर था उतना ही मून पर मिलेगा, यानी कि इक्वल्स टू t। पृथ्वी के आवर्तकाल के क्या होगा, बराबर होगा। लॉजिकल क्वेश्चन है, कई बार कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। तो ध्यान से बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन जब लॉजिकल आते हैं तो हमें हमारे दिमाग का यूज़ करना है, गलत क्वेश्चन को ठीक नहीं करना है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, वेव्स दैट कैन नॉट बी पोलराइज्ड आर, यानी कि वे तरंगे जो ध्रुवित नहीं की जा सकती कौन सी होती हैं। तो ध्यान देना बच्चों, हमें जो तरंगे पढ़ाई जाती हैं बेसिकली ये तो कई टाइप की होती हैं, जैसे मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके अलावा बहुत सारी तरंगे। यदि हम अणुओं के कंपन के आधार पर देखते हैं तो ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यदि हम डायरेक्शन के बेसिस पे देखते हैं तो 1 डायमेंशियल, 2 डायमेंशियल, 3 डायमेंशियल, इस तरह से वेव्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि किसको पोलराइज्ड नहीं किया जा सकता, ध्रुवित नहीं किया जा सकता। तो ध्यान देना बच्चों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों के मध्य में जब हम अंतर करते हैं, ये बताया गया है डी ब्रोगली के थ्रू कि भाई ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बीच में केवल एक माध्यम से डिफरेंस किया जा सकता है। वो माध्यम क्या है, पोलराइजेशन की प्रोसेस। और पोलराइजेशन की प्रोसेस कौन सी तरंगों में होती है, अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगों में नहीं होती है। जैसे हमारा साउंड कैसी तरंग है बच्चों, अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कभी भी पोलराइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो हमसे पूछा भी यही गया था कि किसको ध्रुवित नहीं किया जा सकता, तो किसको नहीं किया जा सकता बच्चों, अनुदैर्घ्य तरंगों को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया कि स्रोत व प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति से ध्वनि के तारत्व में आभास, यहाँ ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ तारत्व नहीं है, यहाँ दिया गया है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। क्या दिया गया है बच्चों, फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है। ध्यान देना, यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं। तो आवृत्ति में आभासी जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये किसका नियम है। तो ध्यान देना बच्चों, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब रिलेटिव वेलोसिटी होती है तो फ्रीक्वेंसी का जो चेंजेस होता है, ये किसने दिखाया था, हमें डॉपलर ने दिखाया था। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट में होता क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट और हमारा जो श्रोता होता है, स्रोत और श्रोता के मध्य में क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है। और आपेक्षिक गति के द्वारा इन दोनों की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसको हम बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। हमसे पूछा भी यही गया था कि स्रोत और प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति से ध्वनि के तीव्र आवृत्ति में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं बच्चों, डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बताया गया है, ए किलोवाट आर इज ए यूनिट ऑफ, यानी कि किलोवाट इंटू घंटा किसकी इकाई है। तो ध्यान देना बच्चों, किलोवाट इंटू घंटा किसकी इकाई होती है, एनर्जी को इससे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि ऊर्जा की इकाई होती है। और 1 किलोवाट इंटू घंटा इज इक्वल्स कितना होता है, 1 किलोवाट इंटू आर स्क्वायर्स क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कितना होता है बच्चों, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे हम बात करते हैं। अगला, ये ध्यान देना बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। कई बच्चे इसको काय में कन्वर्ट कर देते हैं, पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई कि वाट तो पावर की यूनिट है,
तो किलोवाट इंटू घंटा भी पावर की होनी चाहिए, लेकिन नहीं बच्चों, ये किसकी यूनिट होती है? वास्तव में एनर्जी की यूनिट होती है। किसको मेज़र किया जाता है? एनर्जी को मेज़र किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19th जो क्वेश्चन दिया गया हमें, 19वां जो क्वेश्चन दिया गया वो कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक तंतु में उपयोग आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर में किसका यूज़ किया जाता है? तो ध्यान देना बच्चों, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर सबसे पहले तो होता क्या है? प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन किए बगैर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेढ़े मेढ़े मार्गों के थ्रू होकर लेकर जाना। यानी कि प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित नहीं हो और प्रकाश को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी पतली वाली ट्यूब के थ्रू लेके जाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। और जो ऑप्टिकल फाइबर होता है बच्चों, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रोसेस पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? TIR पर। मैंने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है क्लास के अंदर कैसे ये काम करता है, तो आप लोग कॉन्सेप्चुअल ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। किस पे बेस्ड होता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ऊपर बेस्ड होता है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया कि एक उत्तल लेंस को एक द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तब संपूर्ण अवस्था में क्या होगा? तो ध्यान देना बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट को जब ऐसे लिक्विड में डिप किया जाता है, किसी लेंस को जब ऐसे लिक्विड में डिप किया जाता है जिसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो लेंस के, तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो लेंस होता है वो लेंस का काम नहीं करता है। लेंस का काम नहीं करते हुए एक समतल प्लेट बन जाता है। कैसा बन जाता है? समतल प्लेट बन जाता है, यानी कि प्लेन प्लेट की तरह बिहेव करने लगता है और उसका जो फोकल लेंथ होता है वो कितना हो जाता है बच्चों? इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा मैच करेगा हमारा? बिकम इनफाइनाइट, यानी कि इक्वली यदि हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डिप किया जाएगा किसी लेंस को, तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, यानी कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन, यानी कि विवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया किसका जिम्मेदार होती है? इंद्रधनुष बनाने का जिम्मेदार कौन होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विवर्तन की प्रक्रिया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो यदि हमने रेनबो के बारे में पढ़ा हो तो बड़ी आसानी से इसका आंसर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ध्यान देना बच्चों, किसी प्लेन मिरर के द्वारा जो हमारा दर्पण का किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। अब यदि प्रतिबिंब सीधा है तो वो डेफिनेटली कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा। और वस्तु के कैसा बनता है? हमेशा बराबर बनता है। समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? बराबर, आभासी और सीधा। जैसा कि हम हमारा चेहरा रोज घरों के आईनों में देखते हैं, तो जो घर में आईने में हम हमारा चेहरा देखते हैं वो कौन से मिरर में देखते हैं? बेसिकली प्लेन मिरर में देखते हैं। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सीधा वास्तविक समान आकृति का नहीं, सीधा आभासी समान आकृति का बिल्कुल सही बात है। उल्टा वास्तविक समान आकृति का नहीं, उल्टा तो हो ही नहीं सकता, उल्टा हो ही नहीं सकता, यानी कि इन्वर्टेड वाले ऑप्शन को तो हम क्लियरली कैंसिल कर देंगे। इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है एंड इक्वल्स टू साइज होता है, बिल्कुल सही बात है। बी वाला ऑप्शन हमारा मैच करता है। किसी प्लेन मिरर के थ्रू बनाया गया है जो हमारा इमेज होता है वो कैसा होता है बच्चों? सीधा होता है, आभासी होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है? तो ध्यान देना बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेट करता है, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से रिलेट करता है ये क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में क्या होता है? किसी मेटल के ऊपर, किसी धातु के ऊपर जब प्रकाश डाला जाता है, क्या डाला जाता है बच्चों? प्रकाश डाला जाता है, तो उस धातु से क्या निकलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या उत्सर्जित होने लगते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ध्यान देना, प्रकाश विद्युत प्रभाव पे जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं लाइट की, क्या बढ़ाते हैं बच्चों? इंटेंसिटी, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, यानी कि क्या हो जाता है बच्चों? संख्या क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों की बढ़ जाती है, यानी कि जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उतने ही ज़्यादा क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों दिया गया वो क्या है, सूर्य तथा तारों से ऊर्जा विकिरण का कारण कौन होता है, यानी कि सूर्य और तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका कारण कौन होता है। तो हम सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, यानी कि फ्यूजन प्रोसेस जो होती है वो तारों में और सूर्य में ऊर्जा के स्रोत का कारण बनती है। आइए बच्चों अगली प्रोसेस में हम बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इस सीरीज का, हमें वो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक सतह से परिबद्ध सतह से निकलने वाला निर्गत फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना, किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, इंटर करने वाले फ्लक्स को हम बोलते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करने वाले फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नेगेटिव फ्लक्स बोलते हैं, और एग्जिट करने वाले फ्लक्स को हम कैसा बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव फ्लक्स बोलते हैं। तो डेफिनेटली ये एग्जिट कर रहा है मतलब कैसा फ्लक्स होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे बच्चों, 25 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं। हम डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपकी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए, क्वेश्चंस को अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले आप लोग क्या करें बच्चों, जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वीडियो को पॉज करें, अपने दिमाग से उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, बाद में उस क्वेश्चन को जब मैं यहाँ पे उसका आंसर दिखाता हूँ तो उससे मैच करें, क्या हम लोगों ने सही किया था, क्या हम लोगों ने गलत किया था। यदि गलत किया था तो हम लोग कहाँ गलत थे, यदि सही किया था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि गलत किया हो तो हमारी गलती को हमें सुधारने का मौका मिले। सर ने हमें किस तरह से सिखाया, हमने उस पर किस तरह से अमल किया है, इस बात पे हमें ध्यान देना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस सीरीज़ के साथ आप लोग जुड़े रहिए। ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ये सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। खासकर डिफेंस एस्पिरेंट जो एक्स ग्रुप की नेवी के बारे में यदि बात करें, हम AA SSR या फिर साथ ही साथ NDA या CDS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सीरीज़, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चन को एनालिसिस करके ये सीरीज़ आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो बच्चों इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। अगली सीरीज़ में आपसे जल्द मुलाकात होगी। अगली सीरीज़ में भी आप लोग इसी तरह से ध्यान दीजिएगा। यदि ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। यदि कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।